छत्तीसगढ़ के बाद अब सभी की नजरें मध्य प्रदेश पर टिकी है। शिवराज सिंह चौहान को कमान मिलेगी या फिर कोई नया चेहरा उतारा जाएगा? बीजेपी पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच चुके हैं। आज विधायक दल की बैठक है और उसी बैठक में तय हो जाएगा कि मामा रहेंगे या फिर जाएंगे। बैठक से पहले सवाल यही है कि क्या बीजेपी एमपी में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही भरोसा जताएगी या फिर किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी? ये वो तस्वीरें हैं उसी कक्ष की जहां पे भाजपा के सभी 163 विधायक जो हैं उन्हें बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद उनसे रायशुमारी ली जाएगी और कोशिश की जाएगी उनसे समझने की कि आखिरकार ये किसे मुख्यमंत्री यहां पे बनाना है। मध्य प्रदेश की सियासत में सबकी नजरें मुख्यमंत्री पद पर जमी हुई हैं। सस्पेंस गहरा है तो कोशिशें भी जारी हैं। शिवराज लगातार तस्वीरों के जरिए आला कमान को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वही मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। वही 2024 में बीजेपी के एजेंडे में फिट बैठते हैं और तो और अब वो कविता के जरिए भी अपनी दावेदारी का इशारा कर रहे हैं। कहता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शिवराज सिंह चौहान लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां बीजेपी कमजोर है। पहले वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा गए, फिर श्योपुर का दौरा किया, दिग्विजय के गढ़ राघोगढ़ में भी सभा की, लगातार लाडली बहनों से मुलाकात की, यानी आधी आबादी से लेकर 2024 के एजेंडे तक शिवराज कहीं न कहीं खुद को साबित करने की कोशिश में हैं। मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 है, लेकिन बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल करके 2/3 बहुमत हासिल किया है। अब सीएम चेहरे के लिए पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की बैठक का इंतजार है। बीजेपी के लिए सबसे कठिन डगर राजस्थान की है। शायद यही वजह है कि यहां पर पर्यवेक्षकों के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजने का फैसला लिया गया। राजनाथ सिंह कल जयपुर पहुंचेंगे और यह माना जा रहा है कि कल ही विधायकों के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चुनावी नतीजों के बाद राजस्थान वो सूबा है जहां शायद बीजेपी को सीएम का चेहरा चुनने के लिए सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री पद की रेस में कई दावेदारों के नाम हैं, हालांकि हर कोई आलाकमान के निर्णय को ही आखिरी मानने का संदेश दे रहा है। विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी मौजूद रहेंगे। सभी विधायकों को एक नाम पर एकमत करने की कोशिश करेंगे। चुनावी नतीजों के बाद शुरुआती दौर में वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों ने लामबंदी की कोशिश की, लेकिन अब उनके सुर भी बदल गए हैं। हालांकि जयपुर में वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंच रहे कुछ नेता अब भी उन्हें ही सबसे मजबूत दावेदार बता रहे हैं। राजे जी को बनना चाहिए फिर से मुख्यमंत्री। सारा राजस्थान मांग कर रहा है। आप भी मांग कर रहे हैं? मैं तो एमएलए नहीं हूं ना। फिर भी चाहते हैं ना? क्यों नहीं चाहेंगे? वसुंधरा जी बननी ही चाहिए भाई। राजस्थान चुनाव में 115 सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद से ही सीएम पद पर कई नामों की चर्चा शुरू हो गई है। वसुंधरा राजे के साथ दिया कुमारी, गजेंद्र शेखावत, किरोड़ी लाल मीणा के नाम की अटकलें चलने लगी। इस बीच सभी को साधने के लिए चर्चा डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले की भी चल रही है। हालांकि बीजेपी इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उस हिसाब से मैं तो ये कह सकता हूं कि विधायक दल की बैठक के बाद आगामी सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी। इस बीच सीएम के चयन पर देरी को लेकर कांग्रेस की ओर से सवाल भी हो रहे हैं। जवाब में बीजेपी नेता कांग्रेस को 2018 के चुनाव की याद दिला रहे हैं। अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूटे झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है? अशोक गहलोत जी शायद वो दिन भूल गए 2018 का, जब सरकार गवर्नमेंट के फॉर्मेशन होने में, सरकार बनने में 16 दिन लगे थे। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्यों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दाखिल की गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसले की घड़ी आई। 370 हटाने के खिलाफ जो लोग कोर्ट में गए उन्होंने प्रमुख रूप से 4 बिंदु उठाए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है संवैधानिकता का। क्या संसद ने जो प्रक्रिया अपनाई वो संवैधानिक थी? दूसरा, अनुच्छेद 370 की प्रकृति क्या है? क्या ये स्थायी व्यवस्था थी? जिस तरह से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, उसे 2 हिस्सों में बांटा गया, इस पर भी आपत्ति जताई गई।
कि राष्ट्रपति शासन आखिर क्यों लगाया गया, ये प्रश्न भी उठाया गया और इन सभी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई हुई है और सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं और आज है फैसले का दिन। इस केस में दो पक्ष हैं। याचिकाएं 23 आई थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को एक साथ सुना। एक तरफ केंद्र सरकार है तो दूसरी तरफ याचिकाकर्ता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम प्रश्न पूछे गए और पहले यह देखते हैं कि राज्य और केंद्र ने इसमें क्या क्या कहा। तो 370 हटाने की सिफारिश आखिर कौन कर सकता है, यह सवाल किया गया। जब जम्मू कश्मीर के संवैधानिक जो वहां पर संविधान सभा है ही नहीं, तो फिर इसे हटाने की सहमति देगा कौन? संविधान में लिखा है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है, टेम्पररी है, और जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में समाप्त हो गई तो फिर 370 स्थायी कैसे हो सकता है? याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जब संविधान सभा ही नहीं रही तो इसे हटाया कैसे जा सकता है? जम्मू कश्मीर की विधानसभा समाप्त होने के साथ ही 370 टेम्पररी से परमानेंट हो गया। याचिकाकर्ता की ओर से यानी कि कपिल सिब्बल की तरफ से वो वकील हैं, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 354 का जो प्रावधान वो संसद में जम्मू कश्मीर का विधानसभा वो नहीं बना सकती है, ये कहा गया। दलील दी गई। केंद्र सरकार ने इस केस में वकीलों की फौज उतार दी है। अटॉर्नी जनरल से लेकर देश के कई दिग्गज वकीलों ने सरकार का पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि हमने संविधान से कोई भी फ्रॉड नहीं किया। 370 हटाने के बाद घाटी में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। दशकों से जो वहां अशांति थी, जो उथल पुथल मची हुई थी, वो माहौल अब वहां पर शांत हो गया है। वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग रह रहे हैं। इसके साथ साथ केंद्र ने कहा कि कश्मीर अकेला राज्य नहीं जिसका विलय शर्तों के साथ भारत संघ में हुआ। ऐसे सभी राज्यों की संप्रभुता को भारत की संप्रभुता में शामिल कर दिया गया था। कश्मीर के मामले में भी ऐसा ही किया गया। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा, उस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, संसद में कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तानी आतंकवादी अपने इशारे पर कश्मीर में लड़वाते थे। पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे। 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथराव ही नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथराव ही नहीं हुआ है, 0 इंजर्ड है। कांग्रेस सांसद हीर साहू के घर पर नोटों की गिनती जारी है। कैश का आंकड़ा अब तक 300 करोड़ के पार जा चुका है। हालात यह है कि नोट गिनते गिनते इंसान ही नहीं, मशीनें भी थक जाती हैं। नोट गिनने के लिए 40 मशीनें मंगवाई गई हैं। जैसे नोट गिनने की मशीन खराब होती, एसबीआई के लोग दूसरी मशीन ले आते। नोटों की गिनती जल्द ही पूरी हो जाए, इसके लिए 3 बैंकों के 50 कर्मचारियों को लगाया गया है। 5 दिन बीत चुके हैं, आयकर विभाग का एक्शन जारी है। छापेमारी में मिला कैश इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि हाल में किसी एक शख्स के ठिकानों से बरामद ये सबसे बड़ी राशि है, जो अब तक 300 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। उधर इस कैश कांड के बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि उनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। लोहरदगा से लेकर ओडिशा के संभलपुर और बोलांगीर तक धीरज साहू की संपत्ति का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी धीरज साहू की काली कमाई के ठिकानों का पता चल रहा है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिला कैश लगातार गिना जा रहा है। धीरज साहू की और संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सियासी वार पलटवार भी तेज हो रहा है।